नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र आप सभी का जूनोट्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डीएनए प्रतिकृति या डीएनए पुनरावृत्ति या डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और कई किताबों में इसको अधिक जटिलता से कठिनाई से समझाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही सरल भाषा में और हिंदी में आपको समझाया जाएगा। इसके आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीएनए प्रतिकृति किसे कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। डीएनए की अपनी जैसी बहुत सारी प्रतियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए अपनी संख्या में वृद्धि करता है किस प्रक्रिया के द्वारा, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया द्वारा। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, कब होता है, वो हम देखते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका के केंद्रक के अंदर कोशिका चक्र की अंतरावस्था की संश्लेषण अवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, एस फेज कहते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रोटीन व एंजाइमों के माध्यम से संपन्न होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका के अंदर कब, जब कोशिका चक्र की अंतरावस्था होती है तब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है विभिन्न प्रोटीन और एंजाइम के माध्यम से। ये अच्छे से आप याद कर सकते हो। और इंट्रावस्था की जो एस फेज है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। गुणसूत्रों के अंदर डीएनए के साथ प्रोटीन भी होती है। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में स्पष्टतः केवल विभाजन प्रावस्था की मध्य अवस्था या मेटाफेज अवस्था में ही दिखाई देते हैं। यदि हमें गुणसूत्र देखने हैं चार भुजाओं वाले तब वो हमें कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे, मेटाफेज अवस्था में। इंटरफेज अवस्था की हम बात करें जब कोशिका का वजन नहीं होता है, दो कोशिका वजन के बीच की जो रेस्ट अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज अवस्था। उस समय डीएनए किस रूप में होता है, क्रोमेटिन यानी पतले धागे के रूप में उपस्थित होता है जिसको हम आसानी से नहीं देख सकते सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा। यहाँ देखो एक छोटा सा हमने डायग्राम बनाया है। ये 2n एक कोशिका है, काई कोशिका 2n। यहाँ पर गुणसूत्र कितने हैं, एक गुणसूत्र है उसकी दो कॉपी है, एक गुणसूत्र की दो कॉपी है। जैसे कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक गुणसूत्र की दो कॉपी है, एक कॉपी ये है और दूसरी कॉपी ये है, दो कॉपी है। ये गुणसूत्र है, जोड़े के रूप में स्थित है, इसलिए हम इससे क्या करें 2n। जब एस अवस्था आती है, एस प्रावस्था आती है इंटरफेज की, उस समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन होकर डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखो यहाँ ये सिंगल, यहाँ पर ये जो बीच का पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसके दोनों तरफ ये पतले पे दो धागे हैं। यहाँ पर ये कितनी हो गई, चार भुजा हो गई इसकी। ये कितनी हो गई, चार भुजा हो गई, जो क्रोमोसोम के रूप में हमें विभाजन अवस्था की मेटाफेज अवस्था में सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा दिखाई देती है। अब आगे ये पतले धागे के रूप में होते हैं और ऐसे गुत्थे भी होते हैं, इसलिए हमें ये क्रोमेटिन के रूप में दिखाई देते हैं, पतले धागे के रूप में दिखाई देते हैं। विभाजन अवस्था आती है, उस समय विभाजन अवस्था की जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें हमें ये चार भुजाओं वाले दिखाई देते हैं। विभाजन अवस्था की बात करें, समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, दो प्रकार के विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन में पैतृक कोशिका से दो समान प्रकार की कोशिकाएं बनती है, उनमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है। देखो यहाँ पर इस कोशिका में गुणसूत्र की दो कॉपी है और इन प्रत्येक दो कोशिकाओं में भी गुणसूत्र की दो दो कॉपी है। देखो यहाँ पे एक और दो कॉपी है, दूसरे वाले में भी दो कॉपी है। इसको हम क्या कहते हैं, समसूत्र विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक पैतृक कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती है और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। कैसे, जहाँ पे यहाँ पर गुणसूत्र कितने हैं, गुणसूत्र एक जोड़ी गुणसूत्र है, दो संख्या है, यहाँ पर प्रत्येक में एक एक यहाँ पे आ गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। जब हम अर्धसूत्री विभाजन से जो हमारे पास पुत्री कोशिकाएं बनती है वो कैसी होती है, एन होती है, गुणित होती है। और यहाँ पे ये हमें जो प्राप्त होती है समसूत्र विभाजन के दौरान वो द्विगुणित होती है। अब आगे हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ आपको मैं
इसलिए बताया हूँ ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसका जो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन है, इस पर हम एक बड़ा पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये प्रक्रिया कैसे कैसे संपन्न होती है। डीएनए की बात करते हैं वापस से। सर्वप्रथम वाटसन व क्रिक ने डीएनए की त्रिविमीय संरचना बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएनए त्रिविमीय होता है, सर्पिलाकार और द्विकुंडलित होता है। उन्होंने इसको प्रदर्शित किया। डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित सर्पिलाकार होती है। इसी संरचना के आधार पर आगे वैज्ञानिकों ने डीएनए पुनरावृत्ति या डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल सुझाए थे, जो कौन कौन से हैं, जो ये हो सकते सुझाए थे नहीं, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन इन मॉडल के आधार पर हो सकता है। पहला है संरक्षी विधि या कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा है अर्ध संरक्षी विधि सेमी कंजर्वेटिव मेथड, तीसरी है प्रक्षेपी या डिस्पर्सिव मेथड या विस्तृत विधि। ये तीनों विधियों को हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये डीएनए है, ये कोई हमारे पास पैतृक डीएनए है। तीन हमने जो मेथड है जो उनका हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास 3 डीएनए है, 3 पैतृक डीएनए है। एक प्रकार में क्या होता है, इस पैतृक डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तब यहाँ पे देखो इस पैतृक डीएनए में 2 सूत्र है। डीएनए द्विसूत्री होती है, कुंडलित होता है, तो ये 2 सूत्र है। दोनों सूत्र एक कोशिका में अलग चले जाते हैं और जो नए बनने वाले हैं प्रत्येक सूत्र से वो दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ये विधि कौन सी संरक्षी विधि? संरक्षी विधि में क्या होता है, पैतृक डीएनए अलग हो जाता है, उससे जो पुत्री डीएनए बनता है वो एकदम पूरा अलग हो जाता है। ये संरक्षी विधि है। अर्ध संरक्षी विधि में क्या होता है, पैतृक डीएनए का जो प्रत्येक सूत्र है वो अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में चला जाता है और प्रत्येक सूत्र के साथ एक नया पुत्री सूत्र बनता है, वो उसके साथ संलग्न होता है, यानी आधा पैतृक डीएनए अर्ध सुरक्षित का मतलब ये है कि आधा सुरक्षित रहता है, बाकी आधा दूसरी कोशिका में चला जाता है। इसे हम अर्ध सुरक्षित विधि कहते हैं। और एक तीसरी विधि प्रक्षेपी विधि। इसमें क्या होता है, पैतृक डीएनए टुकड़ों में, खंडों में, पुत्री कोशिकाओं में विस्तृत हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपी विधि। लेकिन क्या ये तीनों मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं? नहीं। डीएनए का रेप्लिकेशन की जब आगे प्रयोग किए गए तब केवल जो अर्धसुरक्षित विधि है उसके द्वारा ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये कई आगे प्रयोग किए गए उसके द्वारा ये सिद्ध किया गया। इनमें से अर्धसुरक्षित विधि द्वारा ही डीएनए की पुनरावृत्ति कोशिकाओं में संपन्न होती है, जिसको मेसेल्सन और स्टाहल ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। मेसेल्सन और स्टाहल ने क्या प्रयोग किया था, इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसुरक्षित विधि को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने ई कोलाई के डीएनए का उपयोग किया। 2 माध्यम लिए, जो मीडियम लिए, जिसमें N15 जो भारी नाइट्रोजन है और N14 जो हल्का नाइट्रोजन है, इन दोनों का उपयोग किया। इन दोनों मीडियम में ई कोलाई का संवर्धन करवाया, यानी उनकी वृद्धि करवाई, कल्चर करवाया उनका, और कल्चर करवा के फिर ई कोलाई की डीएनए को पृथक किया, पृथक करके और विभिन्न परिणाम प्राप्त किए। उन्हीं परिणामों के आधार पर डीएनए प्रतिकृति की अर्धसुरक्षित विधि को सिद्ध किया। इस प्रयोग का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इनका एक छोटा सा आपको इसका एनालिसिस स्पष्टीकरण में आपको बता रहा हूँ। डीएनए प्रतिकृति की विधि, डीएनए किस मोड से रेप्लिकेशन करता है, अपनी मॉडल देखिए। अभी हम मॉडल देखते हैं कि डीएनए प्रतिकृति की विधियाँ कौन सी है। एक थीटा रेप्लिकेशन, आप सिर्फ जानकारी के रूप में इसको याद कर सकते हो, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। थीटा रेप्लिकेशन होता है जो किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया के जो मुख्य जीनोम है उसमें पाया जाता है। मुख्य जीनोम का मतलब जो मेन डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर मुख्य जीनोम के अलावा प्लाज्मिड भी पाया जाता है जो मुख्य जीनोम के अलावा होता है, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं डीएनए बैक्टीरिया का जो मुख्य डीएनए है उसका रेप्लिकेशन थीटा रेप्लिकेशन के द्वारा होता है। रोलिंग वर्ताकार रेप्लिकेशन ये वायरस में, और प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये प्लाज्मिड है, उसमें भी
रोलिंग वर्ताकार रेप्लिकेशन होता है। रेखीय रेप्लिकेशन ये यूकैरियोट्स में संपन्न होता है। कुछ और चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डीएनए जो आपको याद करनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 से 3 दिशा में होता है, संपन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। डीएनए का रेप्लिकेशन एक दिशीय भी हो सकता है और द्विदिशीय भी हो सकता है, यानी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है। एक दिशा का मतलब एक ही दिशा में 5 से 3 की ओर वो उन डीएनए का रेप्लिकेशन हो। द्विदिशीय का मतलब दोनों ही दिशा में। रेप्लिकेशन डीएनए पर किसी एक स्थान जिसे रेप्लिकोन कहते हैं, डीएनए का जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको हम रेप्लिकोन कहते हैं, या उसको हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तब ORI साइट कहते हैं। किसी एक स्थान से जैसे प्रोकैरियोट्स में, या अनेक स्थानों से जैसे यूकैरियोट्स में शुरू हो सकता है। डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में जगह जगह से शुरू हो जाता है और इसलिए यूकैरियोट्स में एक से अधिक रेप्लिकोन पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में एक ही रेप्लिकोन पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है क्योंकि वहाँ केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक के अंदर संपन्न होता है। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज से न्यूक्लियोटाइड जोड़ते समय कई गलतियाँ हो जाती है, जिसके कारण हर बार बनने वाला जो पुत्र डीएनए है वो 100% अपने पैतृक डीएनए की कॉपी नहीं होता है। इसलिए डीएनए में म्यूटेशंस उत्परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस दौरान डीएनए पॉलीमरेज कुछ मिस्टेक कर देता है, न्यूक्लियोटाइड सही की जगह गलत जोड़ देता है, जिससे आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशन, कई जनरेशन के बाद में उस डीएनए की कई जीन्स के अंदर म्यूटेशन या परिवर्तन हो सकता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में एक सामान्य परिचय था। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, कितने चरणों में पूरा होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम एक वीडियो और बनाएंगे, मेसेल्सन और स्टाइल का प्रयोग हम देखेंगे। एक वीडियो में हम यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।